अब देखते हैं कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट का एक लाइफ साइकिल क्या होता है। ओके, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के बाद उसको डिप्लॉयमेंट करते डिप्लॉयमेंट तक एक पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है। सो मैं यहाँ पर अपने बोर्ड पे आ गया हूँ। मैं आपको एक विजुअली ड्रॉ करके समझाऊंगा। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट। ओके, डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल। सो एक एग्जांपल लेते हैं एक एप्लीकेशन का। सपोज सबसे पहले डेवलपमेंट वाले साइड में क्या आता है देखिए। इसको डिवाइड करते हैं टू कॉलम्स के अंदर। लेट्स सी, जस्ट डिलीट इट, टेक अ लाइन, so this section is about development and another one is about deployment. अभी इस सेक्शन पे आप डिप्लॉयमेंट पे भी ज्यादा ध्यान मत दीजिए, डेवलपमेंट पे देखते हैं क्योंकि आई नो डेवलपमेंट, यू नो समथिंग अबाउट डेवलपमेंट। आप अगर आप डिप्लॉयमेंट की सीरीज पे आए हैं तो आपको डेवलपमेंट तो आता होगा, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सो लेट्स सी, एक डेवलपमेंट, एक एप्लीकेशन डेवलप करना है। लेट्स सी एक एप्लीकेशन लेते हैं, टू डू एप्लीकेशन। ये इसलिए सिंपल, मैं कॉम्प्लेक्स भी ले सकता हूँ, लेकिन सिंपल जितना रहेगा उतना आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। ओके, सो टू डू ऐप का एक डेवलपमेंट करना है तो व्हाट आर द लाइफ साइकिल क्या होती है। वो एचडीएलसी वाले लाइफ साइकिल में नहीं जाएंगे, वो बहुत डिटेल होती है कि उसमें आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। नो, वी आर जस्ट पॉइंटिंग टू द डेवलपमेंट ओनली, द टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल पार्ट रिलेटेड टू कोडिंग। ओके, सो सबसे पहले आप बनाओगे कि या वो अंडरस्टैंड कर लोगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको चाहिए। ओके, सो पहले प्रोसेस में आप आइडेंटिफाई करोगे कि टेक स्टैक आप डिफाइन करोगे। ओके, टेक स्टैक आपने डिफाइन कर लिया। यहाँ और इस फेज के अंदर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको पता है दैट यू नो व्हाट फीचर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, व्हाट फीचर्स वी आर इम्प्लीमेंटिंग। ओके, फीचर्स वी हैव टू implement। ओके, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता है कि आपको कौन कौन सी फीचर्स इम्प्लीमेंट करने हैं। तो वो एनालिसिस पहले हो चुका है, उसके बाद हम टेक स्टैक को डिफाइन करेंगे। ओके, सेकंड पे टेक स्टैक डिफाइन हो गया। टेक स्टैक चूज कर लिया हमने, मॉन स्टैक सपोज, मॉन स्टैक, ये टेक स्टैक हमारा यहाँ पर हमने चूज कर लिया। नेक्स्ट फेज, व्हाट इज द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज के अंदर हम सबसे पहला काम करेंगे कि डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। दिस इज ए इम्पोर्टेंट टास्क। ओके, एज इफ यू आर कम फ्रॉम डेवलपमेंट, आपको पता होगा कि डेटाबेस का डिजाइन सबसे पहले होता है क्योंकि वहां पर सारा डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर हम वहां पर बना देते हैं क्योंकि बेस्ड अपॉन दैट डेटाबेस वी विल राइटिंग क्वेरीज, वी विल फेचिंग डेटा इन फ्रंट एंड। ओके, सो एक डेटाबेस बना दिया, डेटाबेस बना मोंगोडीबी के अंदर। सो एक डेटाबेस आपने डिजाइन कर लिया, आपने सारे मॉडल्स डिजाइन कर लिए एक्चुअली। एक मॉडल्स आपने डिजाइन कर लिए पूरा, एक डायग्राम बना के रख दिया। उसके बाद जो काम आता है वो है अपना एक्सप्रेस। This is not taking time here. Then we are starting to build a server। हाँ, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये ये मेरी पर्सनल एडवाइस होती है कि आप पहले सर्वर बिल्ड करो। यहाँ पर आप पहले क्लाइंट साइड भी बिल्ड कर सकते हो, इट मीन्स फ्रंट एंड भी आप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो सबसे पहले, लेकिन हम जाते हैं सर्वर के साथ, या फिर आप क्लाइंट साइड भी ले लो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, एट द एंड एप्लीकेशन तो बनना ही वाला। सो यहाँ पर आपने बना दिया एक सर्वर एक्सप्रेस का, सारे मॉडल्स वगैरह बना लिए, सारे एपीआईज वगैरह आपने यहाँ पर बना लिए। ओके, यहाँ पर आपने एपीआईज डिजाइन कर ली। एपीआई डिजाइन वाला काम आपका यहाँ पर हो गया। अभी अभी नेक्स्ट काम है आपका क्लाइंट साइड।
यहाँ पर आए, फ्रंट एंड बनाए। फ्रंट एंड के अंदर क्या बनाना है? रिएक्ट। क्या यूज करना है? रिएक्ट। सो यहाँ पर रिएक्ट का फ्रंट एंड यूज कर लिया, और यहाँ पर जो भी एपीआई थी, जो पर इट मीन्स एक क्या बोलते हैं कि, हाँ, डिजाइन, यूआई वाला पार्ट आपने कर लिया। उसके बाद एपीआई कॉल्स भी आपने कर लिया, मतलब जो भी एपीआई कॉल्स वगैरह होने वाली, वो सारे कॉल। ये मैं बहुत ही हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको तो पता है फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या होता है। आप डिजाइन करते हो, फॉर्म्स बनाते हो, पेजेस बनाते हो, पूरा राउटर वगैरह सेटअप करते हो, एपीआई कॉल्स करते हो, लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, वो सारी चीजें, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर कर लिया, आपका फ्रंट एंड रेडी हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, डेटाबेस रेडी हो गया, डेटाबेस का कनेक्शन, सर्वर का कनेक्शन डेटाबेस से हो गया, एपीआई डिजाइन होगी तो डेटाबेस यहाँ से भी इंटरेक्ट करने लगा। उसके बाद आपका फ्रंट एंड डिजाइन हो गया, सर्वर्स के साथ आपका फ्रंट एंड भी इंटरेक्ट करने लगा। तो ओवरऑल पूरा एप्लीकेशन अभी बन गया। यहाँ पर एक फेज आता है टेस्टिंग का। ओके। टेस्टिंग का कुछ मतलब इतना है नहीं कि आपने जो एप्लीकेशन बनाया है वो आप एक टेस्टर को देते हो, वो उस पर कुछ टेस्ट केसेस रन करता है, उसके बहुत सारे कॉर्नर केसेस टेस्ट करने के बाद वो आपको बताता है कि अपना अपना एप्लीकेशन एक्चुअल में प्रोडक्शन में रन करने के लिए रेडी है या नहीं। ओके। सो वो चीज़ हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, एक एप्लीकेशन बन गया वो बहुत है, इसको भी डिप्लॉय करना है। अभी एप्लीकेशन बना है, कहाँ बना है वो देखिए। ओके। एज यू नो दिस इज, इधर करते हैं, एक पैनल लेते हैं। ये जो पूरा एप्लीकेशन डेवलप हुआ अभी, ये हुआ लोकल पे। ये हमारा लोकल मशीन जो कि हो सकता है विंडोज, या फिर हो सकता है लिनक्स। ओके। बस यहाँ तक प्रोसेस समझिए। ठीक है। ये जो पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम हुआ, ये हुआ हमारा लोकल मशीन पे। एप्लीकेशन यहाँ पर बन गया, एक स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप रह गया, एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है। सॉरी, ये बहुत डिजाइन कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग भी तो होना चाहिए। हाँ। ये कहीं पर तो एक्सेस हो रहा है, लोकल होस्ट कॉलम 3000 एरिया। यहाँ से आपका एप्लीकेशन भी एक्सेस हो रहा है, सर्वर भी आपका एक्सेस हो रहा है, लेकिन सर्वर को हम जनरली ओपनली एक्सेस नहीं देते किसी को, सिर्फ आपके एप्लीकेशन के पास एक्सेस रहता है, और एट द एंड जो यूआरएल हम एक्सेस करते हैं वो फ्रंट एंड का करते हैं, जो कि यूजर एक्सेस करेगा। ये करेगा एक्सेस यूजर, इतना तो पीछे लगा, यूजर एक्सेस करेगा। ठीक है। ओके, एप्लीकेशन रेडी। लेकिन ये बना है लोकल पे, ये बना है लोकल मशीन के, जो भी डेवलपमेंट आपका होगा वो कहाँ होगा? एक लोकल मशीन पे होगा। सो भी अगर इसको एक्सेस करवाना है बाहर के लोगों को, ये है लोकल होस्ट पे रन हो रहा है ना। सो अगर आपने ये लोकल होस्ट वाला यूआरएल अगर किसी को दिया, सपोज सपोज यहाँ पर मेरा एक यूजर है, बाहर एक यूजर बैठा है रोहित। ठीक है। दिस इज यूजर मान लीजिए। ओके। इसके पास अपना एक लैपटॉप है। ओके। अगर आपने उसको ये यूआरएल दे दिया, हाँ, तो अगर आपने उसको ये यूआरएल दे दिया कि लो भाई, ये यूआरएल लो, अपने ब्राउजर के अंदर इसको पेस्ट करो और आप मेरा एप्लीकेशन एक्सेस कर लो। और एक्चुअल में क्या है ना, ये अब उसका एनवायरनमेंट है, इसका, रोहित। इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ। ओके। ये रोहित का एनवायरनमेंट है, आपने उसको ये यूआरएल दे दिया, उसने अपने पीसी में रन किया। उसका पीसी है मैक है सपोज। ठीक है, विंडोज ले लेते हैं, पीसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंडोज है, सेम पीसी है। हम्म, हम्म। अभी उसने अपने ब्राउजर में यूआरएल एक्सेस किया, उसको आया पेज नॉट फाउंड। ओके। उसको क्या आएगा? उसको ये क्या पता आपको, ये एक्सेस हो पाएगा उसको?
पे उसको एक्सेस नहीं होगा। इसलिए क्योंकि मशीन अलग अलग है ना। लोकल होस्ट पॉइंट करता है उस मशीन के लोकल एड्रेसेस को। ये जो लोकल होस्ट होता है इसका मतलब इसका आईपी क्या होता है, 127.0.0.1। सो ये क्या करता है, वो पर्टिकुलर मशीन को ही पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन रन कर रहा है इस मशीन पे, और आप उसको यूआरएल दे लो रोहित को, जिसका मशीन अलग है। ओके। अगर वो रोहित इसी मशीन के ब्राउजर में उसको रन करेगा तो उसको एप्लीकेशन ऑब्वियसली मिल जाएगा। लेकिन वो अपने मशीन पे रन कर रहा है, और वो जो मशीन जब उस यूआरएल को पास करेगा तो वो क्या करेगा, इस विंडोज मशीन के अंदर 3000 पोर्ट पर कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है उसको देखेगा। और एट द एंड उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मशीन पे नहीं एप्लीकेशन रन हुआ है, इस मशीन पे, और इस मशीन पे कुछ नहीं रन हुआ है, तो इसको यहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं ना। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ना। सो ये जो डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है उसको क्या है ना, उसको सारा जो डेवलपमेंट, सारा जो एप्लीकेशन वगैरह रन होता है वो एक लोकल मशीन पे होता है। उसका एक्सेस, उस मशीन का एक्सेस या फिर उस एप्लीकेशन का एक्सेस आपको अगर बाहर के यूजर को देना है, तो उस टाइम पर वो जो चीज आती है बीच में वो होता है डिप्लॉयमेंट। ओके। हाँ, तो अभी डिप्लॉयमेंट का देखते हैं। ओके। सो अभी आपको पता चल गया कि डिप्लॉयमेंट क्यों करना है। डिप्लॉयमेंट को देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में डिप्लॉयमेंट भी क्या होता है। लेकिन डिप्लॉयमेंट का पर्पस यही है, एक ही पर्पस है कि आपका जो लोकल एप्लीकेशन है उसको हमें आउट ऑफ द मशीन एक्सेस करना है। बाहर के यूजर्स को अगर हमें एप्लीकेशन का एक्सेस देना है तो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना जरूरी है। एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं करोगे आउट, और अब अभी आप अगर बोलोगे कि आउट ऑफ द एक्सेस देना ही क्यों है, तो फिर एप्लीकेशन बनाने का मतलब ही क्या है। एप्लीकेशन बनाना ही इसलिए कि यूजर्स को यूज हो पाए, है ना। और यूजर कैसे यूज करेंगे, अपने मशीन के, क्योंकि वो बार बार तो आपके मशीन पे आएंगे नहीं कि मुझे ये यूआरएल पेस्ट कर दे दो, मेरे को ये एप्लीकेशन एक्सेस करना है, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। वो भी हम देखेंगे कि अपने खुद के मशीन पे कैसे उसको होस्ट करना है। लेकिन अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस क्या होता है। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं, किसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, सब अपना अपना आर्किटेक्चर लेके चलते हैं। ओके। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके। और उस डेवलपमेंट को अगर हमें उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है आउट ऑफ द कंप्यूटर, आउट ऑफ द मशीन or the internet, you have to deploy your application. Okay, so let's start with deployment. अभी इस साइड में आ जाते हैं। यही यूजर को हम यूज करेंगे डिप्लॉयमेंट को एक्सेस करने के लिए भी। सो अभी डिप्लॉयमेंट का इन्वायरमेंट, डिप्लॉयमेंट में हम कुछ बहुत ही मतलब रॉकेट साइंस वाला काम नहीं कर रहे। ओके। सिंपल काम है, जो यहाँ पर किया है वही यहाँ पर भी करना है, लेकिन पूरा स्टेप यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। ओके। क्या करना है कि ये मशीन, आपका जो लोकल मशीन है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है बाहर पे। ओके। और इसका एक्सेस आप दे भी सकते हैं, लेकिन पर्सनल मशीन का आप एक्सेस किसी को देंगे नहीं, है ना। तो डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट के ऊपर आप अपना जो पूरा एप्लीकेशन होता है, ओके, वो पूरा एप्लीकेशन हम आप एक इंटरनेट के ऊपर एक सर्वर होता है वहां पर आप होस्ट करते हो, कहीं पर भी आप होस्ट कर देते हो। ओके। और उसके आईपी एड्रेस को आप पब्लिक कर देते हो, है ना। तो अभी आप, क्योंकि वो मशीन तो आपका पर्सनल है नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर आपने इसको आप एक्सेस कर सकते हो। ओके। इस एप्लीकेशन को ये यूजर एक्सेस कर सकता है अगर आप यहाँ पर आपका पब्लिक आईपी जोड़ दो। लेट्स से ये है आपका पब्लिक आईपी, सपोज ये प्राइवेट हो गया। सी दिस इज योर आईपी से, लेट्स से। ओके। आईपी का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा अगर आप नेटवर्किंग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे थे। ओके। अगर ये आईपी आपने दे दिया और इसके आगे आपने 3000 लगा दिया, और ये पब्लिक आईपी है। ओके। तो ये क्या होगा पता है, अभी अगर ये यूआरएल आप इसको दोगे ना, तो ये आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि अभी आपने लोकल होस्ट नहीं दिया है ना। लोकल होस्ट दिया है तो ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, अपने लोकल के अंदर देख रहा है। लेकिन अब आपने यहाँ पर लोकल होस्ट नहीं दिया, आपने सीधा पॉइंट करवा दिया है यहाँ से इस मशीन को, है ना। अभी आपने ये आईपी पॉइंट करता है इस मशीन को,
अभी आपने क्या किया, इसको ये आईपी दे दिया, अपना पब्लिक कर दिया, और आपने सीधा पॉइंट करवा दिया इस मशीन को। जैसे भी ये यूआरएल आपके ब्राउजर के अंदर पार्स होगा, ये क्या करेगा, ये आईपी ढूंढेगा, इस आईपी को जाने के बाद ये इस मशीन के पास आएगा, और इसके अंदर 3000 पोर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन को ढूंढेगा। तो अभी क्या, उसका एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप अपना पर्सनल आईपी क्यों पब्लिक करोगे? क्योंकि अगर वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहा है एक पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से, तो आपको कंप्यूटर के साथ तो कुछ भी कर सकता है ना। अगर आपका आईपी का उसका एक्सेस है, तो वो आपके इंटरनल्स को कुछ भी आपका चेंज कर सकता है, आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। सो ओनली बिकॉज ऑफ दिस इज योर पर्सनल मशीन, दिस इज योर पर्सनल कंप्यूटर, एंड दिस इज योर लोकल पर्सनल environment, you don't have to, or you are not supposed to public your IP address or give your IP address to anyone. So only because of that we are doing this deployment process. Okay. अगर यहीं पर अगर आपका ये कंप्यूटर कोई काम का नहीं है सपोज, वो सिनेरियो भी देख लेते हैं। अगर ये कंप्यूटर आपका कोई काम का नहीं है सपोज, ओके, और इसमें कोई डेटा नहीं, तो यहाँ पर आप कर सकते ये चीज़ आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं कि आप अपना आईपी एड्रेस पब्लिक कर दीजिए, उसके बाद उसका एक्सेस दे दीजिए सबको, या फिर इसको डोमेन को पॉइंट करवा सकते हो, राइट? ओके। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन ये हो गया हमारा ऑन प्रीमिस डिप्लॉयमेंट, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, बस अभी तक यही समझ लीजिए। एक हो गया कि आपको लोकल पे इंटरनेट पे आपके एप्लीकेशन का एक्सेस देना है, और दूसरा पॉइंट अभी हमने देखा कि आपको आप अपने एप्लीकेशन को अपने खुद के मशीन पे डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ प्राइवेसी आपको अपना आईपी पब्लिक नहीं करना है। हम उसे अपने मशीन पे डिप्लॉय नहीं करते हैं, हम उसे डिप्लॉय करते हैं किसी दूसरे मशीन पे, किसी रेंटल मशीन पे। ओके। अभी आते हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ। अभी डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो आपने प्रोसेस फॉलो किया, उसका मतलब जो आपने अपना पूरा काम किया है अपने लोकल मशीन पे, उसे एज इट इज हम उठा के वहां से पुट करते हैं, और यहाँ पर हमारे जो नए मशीन हमने जो रेंट पे मशीन लिया होता है, उस मशीन के ऊपर उसको रन करते हैं, और उसका आईपी एड्रेस हम पब्लिक करके उसको यूजर्स को एक्सेस देते हैं। बस इतना ही है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के अंदर कुछ हम ज्यादा नहीं करते, बस एक सर्वर क्रिएट करते हैं नया, उसके अंदर आपका एप्लीकेशन रन करते हैं, और उस एप्लीकेशन उस मशीन का आईपी एड्रेस हम एक्सेस कर देते हैं पब्लिक, कि भाई अभी इसको आप यूज करो, क्योंकि इसके अंदर मेरा कोई प्राइवेट डेटा है नहीं, इसके अंदर सिर्फ मेरा एप्लीकेशन है। और उसको भी आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि उस एक्सेस को कौन कौन से पॉइंट को एक्सेस कर सकता है। तो देखते हैं, यहाँ पर भी मैं इन्वायरमेंट बना देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि डिप्लॉयमेंट के अंदर, अरे यार, यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है। चॉइस कैसे होती है कि आप सबसे पहले करते हो सर्वर। सर्वर क्या हो गया, सॉरी सर्वर मशीन बोलता हूँ इसको। मशीन क्या हो गया, एक आपका कंप्यूटर हो गया। ये सिंपल एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन उसको सर्वर बोला जाता है क्योंकि वो उसके जो रैम, उसका जो स्टोरेज होता है वो बहुत ही हाई कैपेसिटी वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है उसमें। इट मीन्स वन वन जीबी, वन 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 टीबी का रैम होता है, और बहुत सारा हार्ड डिस्क होता है, बहुत ज़्यादा पावर वाला यूटिलाइजेशन वाला सीपीयू होता है। इसलिए हम उसे सर्वर बोलते हैं। और उसको कोई एक डेडिकेटेड स्क्रीन नहीं होता है, वो एक बस एक डब्बे जैसा एक सर्वर होता है, जिसके अंदर सिर्फ मेमोरी, रैम, सीपीयू, नेटवर्क वगैरह होते हैं। उसको कोई एक लैपटॉप जैसा स्क्रीन नहीं होता। सो यहाँ पर हम मशीन या फिर उसको सर्वर बोल सकते हैं। सर्वर के अंदर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि मुझे 1 GB रैम, ये बहुत मिनिमम ले रहा हूँ, इतना मिनिमम कोई नहीं लेता। 1 GB रैम वाला सीपीयू चाहिए, एटलीस्ट 20 GB हार्ड डिस्क चाहिए, उसके बाद मेरे को वन वन सीपीयू चाहिए। 1 CPU मतलब एक कोर्स पे मैं बात कर रहा हूँ। ओके। ये हो गया 1 GB रैम, 20 GB हार्ड डिस्क, 1 CPU। दैट्स ऑल। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने दिया। एक जब आप डिप्लॉयमेंट वेबसाइट या फिर एडब्ल्यूएस पे हम जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तभी कोई भी डिप्लॉयमेंट वेबसाइट पे आप जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आप मशीन क्रिएट करते हो। इसकी सहायता से आपने यहाँ पर एक मशीन क्रिएट कर लिया सपोज। ये आपका मशीन बन गया। और यहाँ पर हाँ, मेजर पार्ट यहाँ पर एक कौन सा ओएस आप वहाँ पर इंस्टॉल करोगे, या आप विंडोज करोगे या लिनक्स करोगे। ओके। मेजरली ये दो आते हैं, मैक भी आता है, लेकिन आप मेजरली इन दोनों के साथ जाते हो, मैक बहुत ही कॉस्टली आता है। सो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने दी। अब यहाँ पर आपका एक ये
विंडोज सर्वर क्रिएट हो गया। विंडोज या फिर लिनक्स सर्वर लेते हैं, लिनक्स लाइट वेट होता है। आपका ये लिनक्स सर्वर क्रिएट हो गया। ओके, आपने क्या किया, डिप्लॉयमेंट वेबसाइट, किसी भी एक वेबसाइट पे गए। ये वेबसाइट हो सकती है आपकी AWS क्लाउड के अंदर, एज्योर हो सकती है, गूगल क्लाउड हो सकता है, GCP, या फिर ओरेकल, ओरेकल क्लाउड हो सकता है, IBM क्लाउड हो सकता है, या फिर लोकल पे भी कोई आप, अगर आप लोकल का तो हम देख ही नहीं रहे, क्लाउड वाला ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डिजिटल ओशन हो सकता है। डिजिटल ओशन ये नाम दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये नाम सुनाई देंगे बहुत, मार्केट में ये बहुत चलते हैं। लिनोड हो सकता है। दीज आर सम प्रोवाइडर्स। अगर आपको भी कोई और पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को भेज देना। ओके, so these are the major providers who provide our deployment services to users. Okay, so जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपने एक मशीन क्रिएट कर दिया, मशीन क्रिएट क्यों किया, भाई एप्लीकेशन रन करना है तो उसके लिए कुछ मशीन तो चाहिए। ये एप्लीकेशन जो बनाया है ये भी एक मशीन पे ही रन हो रहा है ना, सो डिप्लॉयमेंट में बस आपको पब्लिक करना है मशीन का आईपी, इसलिए यहाँ पर भी एक मशीन क्रिएट कर लिया। यहाँ भी लिनक्स था, या फिर यहाँ अगर विंडोज है आपको प्रेफर्ड, यहाँ पर विंडोज कर लिए, यहाँ पर विंडोज है यहाँ पर लिनक्स कर लिए, क्योंकि एज विंडोज थोड़ा हाँ, इट मीन्स उसका ग्राफिक्स वगैरह आ जाता है तो वो थोड़ा हाई वेट होता है। एज कम्पेयर टू दैट लिनक्स एक बहुत ही लाइट वेट सर्वर होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई आपको ग्राफिक्स वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, बस एक कमांड लाइन से काम चल जाता है। ऐसा कोई नहीं, आपके प्रेफरेंस पे कि आपको कौन सा सर्वर क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर लिनक्स सर्वर क्रिएट कर लिया। ओके, अभी सबसे पहले पहला काम, यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे क्या करना है कि ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो आपको ये डेटाबेस हो गया, ये सर्वर, एक्सप्रेस सर्वर, ये फ्रंट एंड हो गया, ये सब आपको यहाँ पर लाना है। ओके, क्योंकि डेवलपमेंट तो कर दिया है आपने, ये डेवलपमेंट कर दिया, लोकल पे टेस्ट भी कर दिया है, बस आपको अभी उसको प्रोडक्शन में लेके जाना है, एक दूसरे सर्वर में उसको ट्रांसफर करना है और उस सर्वर का आईपी पब्लिक करना है कि आप अभी कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। अभी यहाँ पर क्या किया कि आपने ये फाइल्स आप कैसे भी आप कॉपी कर सकते हो। एक्सप्रेस क्या है, फाइल है, डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लेंगे, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे, वो जो सारे फाइल्स है वो प्रोजेक्ट कॉपी कर देंगे, रिएक्ट फाइल कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के तरीके अलग अलग। अभी वो कॉपी करने के तरीके तरीके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, लेकिन एज एग्जांपल मैं आपको कुछ देता हूँ। जैसे कि आपने पूरा कोड पुश कर दिया गिटहब पे। ओके, यहाँ से पूरा कोड पुश कर दिया गिटहब पे, और यहाँ पर गिट क्लोन करके पूरा कोड क्लोन कर लिया। या फिर अगर विंडोज अगर लिनक्स में हो तो यहाँ पर आप अ, कुछ कमांड्स होती है। ओके, यूजिंग कमांड्स, यूजिंग कमांड्स आप कॉपी कर सकते हो। ओके, आप कॉपी कर सकते हो कोड को, फाइल्स को मतलब, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, आप इस सर्वर से इस सर्वर में आप using log in this server by using IP address, you can copy all the files into that particular deployment server, the server which are on AWS और Azure. ओके, ये एक तरीका हो गया, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आपको बस फाइल्स इधर लाने हैं, दो दूसरा कोई बात नहीं। ओके, अभी देखते हैं कि सपोज आपने यहाँ पर एक डेटाबेस इंस्टॉल कर ली, सारे स्टेप्स आपको सेम करने हैं, बस कोडिंग नहीं करनी, क्योंकि कोडिंग आपने ऑलरेडी कर रखी है, बस ये सेटअप उठा के यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने एक मोंगोडीबी डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया, जैसे आपने यहाँ पर इंस्टॉल किया था सेम, ये और ये मशीन कोई डिफरेंस नहीं है, बस ओएस का डिफरेंस है। चाहे तो विंडोज करवा लो। ओके, हाँ, तो जैसे आपने स्टेप्स फॉलो किए थे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, सेम स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं, क्योंकि ये और ये दोनों कंप्यूटर ही है। सो यहाँ पर डेटाबेस इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया उसको, यहाँ पर दिया मोंगोडीबी। एक मिनट, हाँ, ये हो गया मोंगोडीबी, इंस्टॉल करवा लिया मोंगोडीबी। उसके बाद अभी आपने यहाँ पर एक जो फाइल्स आपने कॉपी की थी, ओके,
सपोज आपने यहाँ पर फाइल्स कॉपी की, सबसे पहले कॉपी किया आपने एक्सप्रेस की फाइल कॉपी की, फिर आपने कॉपी की है एक्सप्रेस, फिर आपने कॉपी की रिएक्ट, पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट करके कॉपी कर लिया सब कुछ, रिएक्ट, दैट्स ऑल। एक्सप्रेस कॉपी कर लिया। एक चीज तो आपको पता होगी डेवलपमेंट अगर आता होगा तो जब हम एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट सेंड करते हैं किसी को भी तो एक फोल्डर हम उसको डिलीट कर देते हैं। वो फोल्डर कौन सा होता है? नोड मॉड्यूल्स। क्योंकि वो इतना बड़ा फोल्डर होता है कि वो सेंड करने में बहुत प्रॉब्लम देगा, बहुत ही 400-500 MB, और अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो 1-1 GB तक का होता है वो फोल्डर। सो उससे हम बेचते नहीं है, क्योंकि वो npm i कमांड से एवरी टाइम वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो क्या करेंगे, एक्सप्रेस का आपने यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया, प्रोजेक्ट कॉपी किया एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, देन यू कॉपी रिएक्ट प्रोजेक्ट। अभी सेटअप कर रहा है बस। हम्म, अभी सेटअप कर रहा है बस, कुछ नहीं। एक्सप्रेस को रन करना है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया। डेटाबेस यहाँ पर आपका रन हो रहा था, सपोज यहाँ पर आपका डेटाबेस रन हुआ तो सपोज 330 9000 पे एक एज्यूम कर लेते हैं। ओके, सपोज आपका डेटाबेस यहाँ पर 9000 पे रन हो रहा था, लोकल होस्ट 9000 पे। अगर आपने सेम रन करवा दिया यही यहाँ पर भी, ये भी 9000 पे रन हो रहा है, तो एक्सप्रेस से कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर एक किसी अलग पोर्ट पे रन कर रहा है तो आप यहाँ पर जाके एक्सप्रेस का यूआरएल चेंज, मोंगोडीबी का यूआरएल चेंज कर सकते हैं, या फिर ये हो जाएगा। एक्सप्रेस को सेटअप किया और यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन एक्सप्रेस के साथ बन गया। ओके, अब ये दोनों बैकएंड एक्सप्रेस और डेटाबेस अपने आप में कम्युनिकेशन करने लगे, एपीआई आपके टेस्ट होने लगी। अभी अभी उसका क्या करना है कि अभी रिएक्ट को आपने रन किया, रिएक्ट प्रोजेक्ट को npm रन से npm आई से सारे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लिए, और npm रन से उसको रन कर दिया। उसको ऑलरेडी एपीआई तो कॉल हो रही है। ओके, एपीआई क्या, ये अगर आपका ये रन कर रहा था आपका सपोज 5000 पोर्ट पे, 5000 पोर्ट पे, सो अभी भी तो 5000 पे ही रन कर रहा है ना, उसी मशीन के अंदर अभी भी उसको 5000 पे ही रन करवा रहे हो। अब किसी और पे इस पे थोड़ी रन करवा रहे हो, ऑलरेडी आपने डिफाइन किया लोकल होस्ट 5000, तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं। जैसा आपने यहाँ पर सेटअप किया सेम टू सेम यहाँ पर सेटअप किया, और अभी आपका रिएक्ट एप्लीकेशन भी एक्सप्रेस से बात करने लगा, और फाइनली रिएक्ट रन हो रहा है 3000 पे, जैसे कि वहाँ रन हो रहा था। ओके, नाउ एवरीथिंग इज सेटअप। रिएक्ट एक्सप्रेस से बात कर पा रहा है, एक्सप्रेस डेटाबेस से बात कर पा रहा है। एक बार आप एक्सेस करके देख लेना उसी मशीन के अंदर, लोकल होस्ट पे आप एक्सेस करके देख लेना कि लोकल होस्ट 3000। हाँ, इस यूआरएल पे अगर आपको उसी सेम मशीन के अंदर, बाहर नहीं की लोकल होस्ट पे, उस सेम मशीन के अंदर आपको अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है, तो नाउ यू विल गुड टू गो विथ आईपी। तो अभी आपको क्या करना है, इस मशीन का आईपी एड्रेस निकालना है। वो भी आपको वो क्लाउड प्रोवाइडर बता देगा कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। सपोज 196.38, दिस इज योर आईपी सपोज। ओके, अभी आपने इसका आईपी निकाल लिया, कोलन 3000, ये हो गया आपका आईपी एड्रेस। इसको आपने दे दिया फिर से रोहित भैया। अभी रोहित भैया ने अपना आईपी यहाँ पर डाल दिया। ओके, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी रोहित भैया ने फिर से अपना आईपी डाला। ओके, हाँ, अभी ये एक्सेस कर पा रहे हैं आपके एप्लीकेशन को। क्यों? क्योंकि आईपी पॉइंट करता है इस मशीन को, 3000 पॉइंट करता है कि इस मशीन के आईपी के अंदर 3000 पोर्ट पे एप्लीकेशन रन हो रहा है। फाइनली रोहित आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएगा विदाउट एनी इश्यू। ओके, सो दिस इज ऑल द प्रोसेस। अभी यहाँ पर प्राइवेसी का इश्यू क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये डेडिकेटेड होस्ट, ये सॉरी,
ये आपने सर्वर बाय ही इसलिए किया है कि यहाँ पर आपने मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन दी है और इसमें आपका सिर्फ एप्लीकेशन रन हो रहा है और आपने एक्सेस भी सिर्फ एप्लीकेशन का ही दिया है। तो ये आपका कोई पर्सनल कंप्यूटर तो है नहीं। एक्चुअल में ये सर्वर इसीलिए बाय किया गया था, इसका पर्पज ये है कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डिप्लॉय करना था और उसी के लिए आपने उसको यूज किया। सो बस यही सिनेरियो होता है डिप्लॉयमेंट का। आप कुछ नहीं करते, आप बस जो एप्लीकेशन आपने डेवलप किया है एज इट इज उसको उठा के किसी दूसरे मशीन में पेस्ट करते हैं, उसके आईपी से उसका एक्सेस करते हैं। अभी आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि एक्चुअल में भैया मैं इस आईपी से कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ये आईपी एवरी टाइम में याद थोड़ी ना रखूंगा, है ना। अगर आपने ये आईपी दे दिया, मेरे को तो एप्लीकेशन को ऐसा नाम देना है, माई टू डू ऐप डॉट कॉम। मैं इससे एक्सेस करवाना चाहता हूँ यार, है ना। तो इसके लिए आपको एक, हाँ मुझको भी पता है कि इस तरीके से कोई नहीं एक्सेस करता, हाँ इट्स ऑब्वियस। सो आपको यहाँ पर क्या करता है कि आपको एक नेटवर्किंग में कॉन्सेप्ट होता है डीएनएस का, डोमेन नेम सिस्टम। आपको क्या करवाना होता है कि आपको गोडैडी या किसी भी सर्वर से, किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से आप अपने ये डोमेन बाय कर लिया सपोज, ओके। गोडैडी से आपने क्या किया, गोडैडी, ये अगला स्टेप है आफ्टर होस्टिंग, दिस इज अ होस्टिंग एंड दिस इज अ डोमेन, ओके। डोमेन एंड होस्टिंग ये दोनों चीजें आती है डिप्लॉयमेंट के अंदर। इस पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे। होस्ट तो कर दिया आपने एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को आपने एक रिमोट सर्वर पे रन करवा दिया सक्सेसफुली, ओके। और उसके बाद आपको एक एंड पॉइंट मिल गया जहाँ से आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, है ना। आपको क्या करवाना है कि गोडैडी से एक डोमेन बाय करवाना है, ये बहुत ही हाई लेवल है ना। इसके इन डेप्थ हम जाएंगे जब हम एप्लीकेशन को बनाएंगे, एक डिप्लॉय करेंगे, नॉट बनाएंगे, डिप्लॉय करेंगे तब हम बहुत इन डेप्थ जाएंगे। गोडैडी से सर्वर बाय कर लिया आपको ये, सॉरी गोडैडी से डोमेन बाय कर लिया, आपको ये मिल गया माई टू डू ऐप डॉट कॉम। अभी आपको जो आईपी है, गोडैडी आपको एक फैसिलिटी देगा कि आप उसके आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको क्या बोलेगा कि आपको इसको किस आईपी से पॉइंट करवाना है। तो फिर आपने क्या किया, इस डोमेन को इस आईपी से पॉइंट करवा दिया, है ना। एरो, इस डोमेन को इस आईपी से, देख ले लेता हूँ, इस डोमेन को इस आईपी से पॉइंट करवा दिया, या फिर ये उल्टा हो गया, ये हो गया पॉइंट। अभी ये क्या कर रहा है कि ये डोमेन जो है वो ये आईपी को पॉइंट करवा रहा है ना। तो व्हेनेवर यू, अभी आपको रोहित को आईपी नहीं देना है, आपको रोहित को देना है ये, भाई ये ले माई टू डू ऐप, ये मेरा वेबसाइट का यूआरएल है, ये मेरा एप्लीकेशन का यूआरएल है। अभी जैसे ही रोहित इस पे पॉइंट करेगा, ये रिक्वेस्ट जाएगी गोडैडी को, गोडैडी इसको देगा अपना आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस जाएगा इस मशीन के पास और ये मशीन उसको देगा एक्सेस। दिस इज द प्रोसेस। अभी ये लिंक नहीं होगा, ये लिंक यहाँ से टूट जाएगा, ये मशीन का आईपी, अभी ऐसे 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 पूरा काम। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। बट इतना ही प्रोसेस होता है और कुछ नहीं होता है, बस बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट अगर आपको आता है तो आपको बस कुछ नहीं, उस एप्लीकेशन को अपने एक पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट प्रोवाइडर के पास जाना है, उसके ऊपर एक सर्वर क्रिएट करना है, उसके ऊपर होस्ट करना है अपना एप्लीकेशन, डोमेन को पॉइंट करवाना है और इसको एक्सेस करना है। अभी ये आपका एप्लीकेशन पब्लिक हो गया, इंटरनेट पे हो गया, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको ऐसी एक नई कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।